नमस्कारों, स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी पर बात करेंगे। जी, एक ऐसी कहानी जो छोटी-छोटी आदतों की ताकत दिखाती है। हाँ, बिल्कुल। ये जानकारी एक जानी-मानी किताब के शुरुआती हिस्सों से है। हुँ, लेखक ने अपने जीवन की एक ऐसी घटना बताई है हुँ, जिसने सब कुछ बदल दिया। हुँ। और कैसे उस अनुभव ने उन्हें एक एक बिल्कुल अलग रास्ते पे डाल दिया। सही। तो आज हमारा मकसद है इस कहानी के ज़रूरी पहलुओं को समझना और ये जानना कि रोज़ के छोटे-छोटे लगातार किए जाने वाले काम हुँ। वो कैसे बड़े नतीजे ला सकते हैं। हाँ, कैसे असाधारण परिणाम मिल सकते हैं इनसे। तो चलिए शुरू करते हैं। हुँ, कहानी शुरू होती है हाई स्कूल में। दूसरे साल का आखिरी दिन था। अच्छा, लेखक बेसबॉल खेल रहे थे हुँ, और अचानक मतलब एक टीममेट का बल्ला हाथ से छूटा और सीधा सीधा उनके चेहरे पर पूरी ताकत से। अरे बाप रे! हाँ, टक्कर इतनी जोरदार थी हुँ, कि नाक टूट गई, खोपड़ी में कई फ्रैक्चर और दोनों आंखों के आसपास की हड्डियां वो भी चकनाचूर। ओह! और उन्हें याद भी नहीं उस पल का। नहीं, बिल्कुल याद नहीं। चोट लगते ही दिमाग में तेजी से सूजन आने लगी। उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि मामला कितना गंभीर है। हुँ, स्कूल की नर्स ने कुछ सवाल पूछे उनसे, जैसे साल कौन सा है, राष्ट्रपति कौन है। बुनियादी सवाल। हाँ, बिल्कुल बुनियादी, पर जवाब सब गड़बड़। साल बताया 1998, जबकि 2002 था। राष्ट्रपति क्लिंटन का नाम लिया, जबकि बुश थे। यानी कन्फ्यूजन की हालत थी पूरी। हाँ, बहुत ज्यादा। अपनी माँ का नाम याद करने में भी मतलब 10 सेकंड लग गए उन्हें। ये दिखाता है कि दिमाग पर कितना गहरा असर हुआ था और ये समझना भी जरूरी है कि स्थिति कितनी तेजी से बिगड़ी। हाँ। दिमागी सूजन वो जानलेवा हो सकती है। वो बेहोश हो गए, शरीर के जो सामान्य काम हैं जैसे सांस लेना, निगलना, वो सब बंद होने लगे। ओह, पहला दौरा पड़ा, फिर सांस पूरी तरह रुक गई। तो लोकल हॉस्पिटल? से सिनसिनाटी एक बड़े स्पेशलिस्ट अस्पताल ले जाने का फैसला हुआ। जरा सोचिए, उस वक्त उनकी माँ उनके साथ उस हेलीकॉप्टर में, बेटा बेहोश है, खुद सांस भी नहीं ले पा रहा, बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा। और पिता घर गए बाकी बच्चों को ये खबर देने। बेटी का 8वीं का ग्रेजुएशन था, उसमें भी नहीं जा पाए। हाँ, पूरे परिवार के लिए ये एक सदमे जैसा था। और विडंबना देखिए, क्या? उनके माता-पिता ठीक 10 साल पहले उसी अस्पताल में अपनी बेटी के लुकीमिया के इलाज के लिए महीनों चक्कर काट चुके थे। अच्छा, उसी अस्पताल में? हाँ, और अब वो फिर उसी जगह थे, एक दूसरे बच्चे के साथ, एक नई विपत्ति का सामना करते हुए। अस्पताल पहुंचने पर भी हालत बहुत नाजुक थी। लेखक को लगातार दौरे पड़ रहे थे। तो डॉक्टरों ने क्या किया? उन्हें मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में डालना पड़ा और वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। बाप रे, कोमा में? जी, जान बचाने के लिए जरूरी था। अगले दिन जब कोमा से बाहर लाया गया तो एक और बात पता चली। क्या? उनके सूंघने की शक्ति वो चली गई थी। हाँ, ओहो, एक और झटका। हाँ, और फिर एक बहुत ही अजीब घटना हुई। क्या हुआ? नर्स ने उन्हें नाक साफ करने को कहा और फिर एप्पल जूस सूंघने को दिया। ठीक है। जैसे ही उन्होंने जोर से नाक साफ की तो हवा जो थी वो आंख के सॉकेट में जो फ्रैक्चर था उससे गुजरकर बाईं आंख के पीछे भर गई। क्या आंख के पीछे? हाँ, और आंख सचमुच बाहर की तरफ निकल आई। ये तो सुनने में भी अजीब लग रहा है। है ना? लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि हवा धीरे धीरे निकल जाएगी, आंख वापस अपनी जगह आ जाएगी, पर इसमें वक्त लगेगा। अच्छा, सर्जरी 1 हफ्ते बाद तय हुई, फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लेकिन हालत क्या थी? टूटी नाक, चेहरे पे फ्रैक्चर और एक आंख बाहर निकली हुई। हाँ, बिल्कुल। इसी हालत में घर आए। रिकवरी का ये तो बस मतलब पहला कदम था। बिल्कुल। अगले कई महीने बहुत मुश्किल थे, बहुत ज्यादा। हफ्तों तक डबल विजन रहा, मतलब हर चीज दो दो दिखती थी। सोचिए, देख भी नहीं पा रहे थे ठीक से। ओह, आंख को ठीक होने में कितना वक्त लगा? 1 महीने से ज्यादा लग गया पूरी तरह नॉर्मल होने में। और दूसरी दिक्कतें? दौरों और आंखों की वजह से 8 महीने तक गाड़ी नहीं चला सके। 8 महीने? हाँ, और फिजिकल थेरेपी में उन्हें सीधी लाइन में चलना, ऐसे बेसिक काम दोबारा सीखने पड़े। ये सब शारीरिक रूप से तो मुश्किल था ही, मानसिक रूप से भी कितना भारी रहा होगा। बिल्कुल। कई बार निराशा होती थी, उदासी महसूस होती थी। स्वाभाविक है। ये जो रिकवरी का लंबा रास्ता होता है ना, ये दिखाता है कि गंभीर चोटों का असर कितना गहरा होता है, तन पर भी, मन पर भी। हाँ, ये सिर्फ शारीरिक इलाज नहीं होता, ये आपके आत्मविश्वास, आपके धैर्य, आपकी हिम्मत की भी परीक्षा होती है। सही कहा। जब आप रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पाते तो खुद पे शक होने लगता है। हाँ, और शायद यहीं से वो बदलाव की चिंगारी सुलगती है। चोट लगने के ठीक 1 साल बाद वो बेसबॉल के मैदान पर लौटे। अच्छा,
बेसबॉल उनके लिए बहुत अहम था ना। हाँ, बहुत। हमेशा से उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा था। हम्म, उनके पिता भी खेले थे सेंट लुइस कार्डिनल्स के लिए माइनर लीग में। ओके। और लेखक का अपना सपना भी प्रोफेशनल खेलने का था। तो महीनों की मुश्किल रिहैब के बाद मैदान पर वापसी, वो उनके लिए सब कुछ थी। पर क्या वापसी आसान रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। असलियत का पता तब चला। उन्हें एहसास हुआ कि मंजिल अभी बहुत दूर है। जूनियर साल में उन्हें वर्सिटी टीम से निकाल दिया गया। निकाल दिया गया? हाँ, वो उस साल टीम से निकाले जाने वाले अकेले जूनियर थे। उन्हें जूनियर वर्सिटी मतलब सोफोमोर टीम में भेज दिया। ओह, ये तो बहुत बड़ा झटका होगा। बहुत बड़ा, खासकर जब आप 4 साल की उम्र से खेल रहे हो, इतनी मेहनत की हो, ये अपमान जैसा था। वो दिन उन्हें आज भी याद है। वो अपनी कार में अकेले बैठकर रोए थे। खेल में ऐसी नाकामी, खासकर जब वो आपका जुनून हो, वो आत्मसम्मान को तोड़ देती है। हाँ, लेकिन अक्सर यही वो पल होते हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं, हमें नए रास्ते खोजने पे मजबूर करते हैं। सही। और देखिए, इतनी निराशा के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने इसे अंत नहीं माना। हाँ, ये जरूरी बात है। अपने सीनियर साल में वो वर्सिटी टीम में वापस तो आ गए। अच्छा, वापसी हुई? हाँ, पर खेलने के मौके बहुत कम मिले। पूरे हाई स्कूल करियर में सिर्फ 11 इनिंग खेली उन्होंने। 11 इनिंग? ये तो मुश्किल से एक पूरा मैच हुआ। हाँ, तो हाई स्कूल का करियर देखा जाए तो निराशाजनक ही रहा। लेकिन उनके मन में ये यकीन था कि वो एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं और हालात बदलने की जिम्मेदारी वो उनकी अपनी है। ये सोच बहुत जरूरी थी। असली मोड़ आया चोट के 2 साल बाद, जब उन्होंने डेनिसन यूनिवर्सिटी में कॉलेज शुरू किया। एक नई शुरुआत। हाँ, एक कोरी स्लेट। उन्हें वहां बेसबॉल टीम में जगह मिल गई। अच्छा। हाँ, फ्रेशमैन के तौर पर वो टीम में सबसे निचले पायदान पर थे। लेकिन हाई स्कूल की मुश्किलों के बाद कॉलेज टीम में होना ही उनके लिए बड़ी बात थी। बिल्कुल, यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है ना? हाँ, यहीं से। कॉलेज के शुरुआती दिनों में, जहां बाकी छात्र देर रात तक जागते थे, वीडियो गेम खेलते थे, जो कॉलेज में आम होता है। हाँ बिल्कुल, लेखक ने ठीक उल्टा रास्ता चुना। उन्होंने अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करने पर ध्यान दिया। कैसे? क्या किया उन्होंने? उन्होंने अच्छी नींद की आदतें डाली, रोज रात जल्दी सोने लगे। और कॉलेज डॉर्म का माहौल कैसा होता है? सब बिखरा हुआ। हाँ, बिल्कुल। उस माहौल में भी उन्होंने अपना कमरा हमेशा साफ सुथरा रखने की आदत डाली। ये सुनने में बहुत छोटी बातें लगती हैं, कमरा साफ रखना, जल्दी सो जाना। हाँ, लगती तो हैं, लेकिन यहीं से छोटी आदतों का जादू शुरू होता है। कैसे? इन छोटी आदतों से क्या हुआ? इनसे उन्हें अपनी जिंदगी पर दोबारा कंट्रोल का एहसास हुआ। अच्छा, सेंस ऑफ कंट्रोल। हाँ, धीरे धीरे उनका जो खोया हुआ आत्मविश्वास था वो लौटने लगा। ये दिलचस्प है। यहाँ अनजाने में ही सही, वो आदत बनाने के एक बुनियादी सिद्धांत पर काम कर रहे थे। वो क्या? अपने माहौल को नियंत्रित करना। जैसे बिखरे हुए डॉर्म में एक साफ कमरा, हाँ। वो उनका कंट्रोल का दायरा था। सही। और आदत क्या है? ये एक रूटीन है, एक व्यवहार है जो हम नियमित रूप से करते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे। लेखक ने जानबूझकर छोटी पॉजिटिव आदतें चुनी और उन्हें लगातार निभाया। और इसका असर दिखने लगा। उनका आत्मविश्वास बढ़ा तो पढ़ाई पे भी असर पड़ा। अच्छा। उन्होंने अपनी पढ़ने की आदतों को सुधारा और पहले ही साल सभी सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड्स। वाव। और इसी दौरान उन्होंने एक और अहम आदत डाली, हफ्ते में कई बार वजन उठाना, वेट लिफ्टिंग। ओके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हाँ, और सालों तक इसे जारी रखा। उनका शरीर 6 फुट 4 इंच का था। पहले 170 पाउंड वजन था, वो बढ़कर 200 पाउंड का मजबूत वजन हो गया। तो ये छोटी छोटी लगातार की गई चीजें थीं। रोज रात की नींद, साफ कमरा, नियमित पढ़ाई, हफ्ते में कई बार जिम। हाँ, कोई भी एक काम अपने आप में शायद बड़ा न लगे, सही। लेकिन जब सालों तक इन्हें लगातार करते हैं तो इनका जो मिला जुला असर होता है, जिसे हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट कहते हैं, जी। वो हैरान कर देता है। और ये असर मैदान पर भी दिखा। कैसे? दूसरे साल सोफोमोर ईयर तक वो टीम के स्टार्टिंग पिचर बन गए। स्टार्टिंग पिचर फ्रेशमैन में सबसे नीचे थे और अब? हाँ, तीसरे साल जूनियर ईयर में उन्हें टीम का कप्तान चुना गया। कप्तान? और सीजन के अंत में ऑल कॉन्फ्रेंस टीम के लिए भी चुने गए। बहुत बढ़िया। लेकिन उनकी इन आदतों का, नींद, पढ़ाई, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इनका असली कमाल दिखा उनके सीनियर सीजन में। क्या हुआ सीनियर सीजन में? सोचिए, वो भयानक चोट लगी थी, हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया, कोमा में रखा गया। हाँ। उसके ठीक 6 साल बाद उसी लड़के को डेनिसन यूनिवर्सिटी का टॉप मेल एथलीट चुना गया।
क्या बात है। ये तो कमाल है। इतना ही नहीं, उन्हें ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में भी चुना गया। एकेडमिक ऑल अमेरिकन, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। हाँ, ये पूरे देश में सिर्फ 33 खिलाड़ियों को दिया जाता है जो पढ़ाई और खेल दोनों में बेहतरीन हो। बिल्कुल। तो कहाँ हाई स्कूल में टीम से निकाले गए थे और कहाँ कॉलेज में टॉप एथलीट और एकेडमिक ऑल अमेरिकन। ये बदलाव असाधारण है। हाँ, जब तक उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उनका नाम यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड बुक में 8 अलग-अलग बेसबॉल कैटेगरी में था। 8 कैटेगरी में? और उसी साल उन्हें यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा एकेडमिक सम्मान प्रेसिडेंट्स मेडल भी मिला। वाह, एकेडमिक और खेल दोनों में शिखर पर। लेखक खुद कहते हैं कि उनका एथलेटिक करियर कोई ऐतिहासिक नहीं था, वो प्रोफेशनल नहीं बन पाए। लेकिन उनका मानना है कि उन्होंने कुछ ऐसा हासिल किया जो शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल है। वो क्या है? उन्होंने अपनी पूरी क्षमता, अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही, और यही उनकी कहानी का सार है, उनका मुख्य संदेश कि जो बदलाव शुरुआत में छोटे लगते हैं, मामूली लगते हैं, अगर आप उन्हें सालों तक लगातार करने का धैर्य रखते हैं तो वो मिलकर असाधारण नतीजे देते हैं। सही। हम सब जिंदगी में गिरते हैं, नाकाम होते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं। हाँ। लेकिन लंबे समय में देखें तो हमारी जिंदगी की क्वालिटी हमारी आदतों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। बहुत गहरी बात है। आदतें नहीं बदलेंगी तो नतीजे कैसे बदलेंगे? बिल्कुल। बेहतर आदतें अपनाकर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और इसी अनुभव ने इन सबको ने लेखक को प्रेरित किया कि वो इसे दूसरों के साथ बांटे। हाँ। नवंबर 2012 में उन्होंने एक वेबसाइट शुरू की, jamesclear.com। ओके। और आदतों पर जो उनके अपने प्रयोग थे, जो उन्होंने सीखा था, उसके बारे में लिखना शुरू किया। अच्छा। और इसके लिए भी एक आदत बनाई, हर सोमवार और गुरुवार एक नया लेख पब्लिश करना। फिर से एक छोटी लगातार आदत। हाँ। और नतीजा देखिए इस आदत का। क्या हुआ? कुछ ही महीनों में पहले 1000 ईमेल सब्सक्राइबर बन गए। 2013 के अंत तक ये संख्या 30,000 पार कर गई। अरे वाह। 2014 में 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर, और ये इंटरनेट पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले न्यूज़लेटर्स में से एक बन गया। ये कमाल का उदाहरण है कि कैसे छोटे लगातार प्रयास कितना बड़ा असर पैदा कर सकते हैं, चाहे वो मैदान पर हो या ऑनलाइन। लोगों ने आदतों का विशेषज्ञ कहने लगे, हालांकि उन्हें खुद ये थोड़ा अजीब लगता था। क्यों? वो कहते थे कि मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ। विनम्रता। 2015 तक 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, और फिर उन्हें पेंगुइन रैंडम हाउस जैसे बड़े पब्लिशर से किताब लिखने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। वही किताब जिस पर हम बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और जैसे जैसे पाठक बढ़े, मौके भी बढ़े होंगे। हाँ, उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों में बोलने के लिए बुलाया जाने लगा। आदत बनाने पर, व्यवहार बदलने पर, लगातार सुधार पर। उनके लेख टाइम, एंटरप्रेन्योर, फोर्ब्स जैसे बड़े पब्लिकेशंस में छपने लगे। अच्छा। यहाँ तक कि NFL, NBA, MLB प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग के कोच भी उनके काम को पढ़ने लगे, अपनी टीमों के साथ शेयर करने लगे। वाह, मतलब उनका काम काफी प्रभावशाली साबित हुआ। हाँ, 2018 तक उनकी वेबसाइट पर हर महीने लाखों लोग आते थे, और करीब 5 लाख लोग उनके वीकली ईमेल न्यूज़लेटर के सब्सक्राइबर थे। 5 लाख। ये सब एक छोटी सी लिखने की आदत से शुरू हुआ। सही। लेखक यहाँ एक और बात कहते हैं, नवल रविकांत की। हाँ। एक महान किताब लिखने के लिए आपको पहले वो किताब बनना होगा। मतलब उन विचारों को जीना होगा। बिल्कुल। लेखक कहते हैं कि उन्होंने आदतों के बारे में जो सीखा वो इसलिए सीखा क्योंकि उन्हें उन उसूलों को जीना पड़ा। अपनी चोट से उभरने के लिए। हाँ, जिम में ताकत बनाने के लिए, मैदान पर अच्छा खेलने के लिए, लेखक बनने के लिए, बिजनेस खड़ा करने के लिए, और बस एक जिम्मेदार इंसान बनने के लिए उन्हें छोटी आदतों पर ही निर्भर रहना पड़ा। जी। और इसी अनुभव के आधार पर ये किताब लिखी गई है। ये कोई भारी भरकम रिसर्च पेपर नहीं है। नहीं। इसे एक ऑपरेटिंग मैनुअल की तरह समझ सकते हैं। ऑपरेटिंग मैनुअल मतलब ये प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इन सब क्षेत्रों से जरूरी जानकारी ली गई है और उसे आसान, समझने लायक और अमल करने लायक बनाया गया है। लेखक का मकसद है मुश्किल विचारों को एक्शन में बदलना। और किताब का आधार क्या है? कोई मॉडल है? हाँ, उनका अपना 4 स्टेप मॉडल है आदतों का। 4 स्टेप्स कौन कौन से? पहला है क्यू यानी संकेत या इशारा। ओके। दूसरा है क्रेविंग यानी तीव्र इच्छा या तलब। ठीक है। तीसरा है रिस्पॉन्स यानी वो काम जो हम आदत में करते हैं, प्रतिक्रिया। और चौथा है रिवॉर्ड यानी इनाम या नतीजा जो हमें मिलता है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। जी। और इन्हीं 4 चरणों से व्यवहार बदलने के 4 नियम बनते हैं जिन्हें किताब में समझाया गया है। अच्छा।
और ये मॉडल इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ बाहरी चीजों जैसे इनाम या सजा को ही नहीं देखता। तो और क्या देखता है? ये हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा मूड, इन सब का हमारी आदतों पर क्या असर होता है, इसे भी ध्यान में रखता है। अच्छा, तो ये बाहरी और अंदरूनी दोनों दुनियाओं को जोड़ता है। बिल्कुल, ये मानव व्यवहार को समझने का एक, कह सकते हैं, एकीकृत नजरिया है। और इसका मकसद क्या है? मकसद है एक स्टेप बाय स्टेप प्लान देना जिससे अच्छी आदतें बनाई जा सके, सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी भर के लिए। हाँ, जिंदगी भर के लिए। और ये सिद्धांत सिर्फ सेहत या पैसे या काम तक सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे लक्ष्य रिश्तों को बेहतर बनाना हो, कोई नया हुनर सीखना हो या जीवन के किसी भी पहलू में सुधार लाना हो, आदतों की भूमिका बहुत अहम है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने देखा कि कैसे एक भयानक व्यक्तिगत त्रासदी छोटी लगातार आदतों की अविश्वसनीय शक्ति को सामने ला सकती है। हाँ। लेखक की कहानी एक जबरदस्त उदाहरण है कि निरंतर सुधार, चाहे कितना भी धीमा लगे, कितना भी छोटा लगे, समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सही। ये किसी को भी अपनी असल क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकता है। बस कुंजी ये है कि शुरुआत छोटी करें और लगातार बने रहें। बिल्कुल। ये कहानी याद दिलाती है कि बड़े नतीजों के लिए हमेशा बड़े कदमों की जरूरत नहीं होती। हाँ, अक्सर छोटे, समझदारी भरे और लगातार किए गए प्रयास ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। संदेश साफ है, अपनी आदतों को बदलकर हम अपने नतीजों को और शायद अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। बिल्कुल। जाते जाते सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, हाँ। जिस पर वो सोच विचार कर सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर आज कोई अपने जीवन में सिर्फ एक बहुत छोटी सी, लगभग ना के बराबर लगने वाली पॉजिटिव आदत को रोजाना अपना ले, तो 1 साल में, 5 साल में या 10 साल बाद उसका मिला जुला असर, उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा। अगली बार तक सीखते रहें।